हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में अनुवाद के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। पहला जो टॉपिक है प्रस्तावना। यहाँ पर अनुवाद यानी अनुवाद का अर्थ क्या है कि संसार में बहुत सारे भाषाएं हैं, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल, बहुत इन सारी अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होते रहता है और उन्हीं के जो देश के वासी है उनके विचारों के आदान प्रदान के लिए, विचारों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक लैंग्वेज को ज़रूरी समझते हैं। तो यही है कि एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना ही क्या होता है, अनुवाद होता है। अनुवाद शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है? यहाँ पर अनुवाद शब्द की उत्पत्ति बद धातु में घल प्रत्यय लगने से वाद शब्द बनता है। जैसे कि बद का अर्थ होता है कि कहना, इस बद शब्द के आगे अनु उपसर्ग जुड़ने से अनुवाद शब्द की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह अनुवाद शब्द की उत्पत्ति मूल पूर्वक हुआ है कि एक बार कही गई बात को दोबारा कहना ही अनुवाद है। मतलब अगर मैं हिंदी में कह रही हूँ को आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसी को मैं किस में कहूँगी, तेलुगु में, तो इसी को कहते हैं अनुवाद। अनुवाद शब्द की परिभाषा। अनुवाद को पूर्ण रूप से समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख किया है। जैसे कि पहले कहे गए अर्थ को फिर से कहना क्या होता है, अनुवाद कहता है। जैसे कि एक भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना, उसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं या तो अनुवाद कहते हैं। अनुवाद का स्वरूप क्या है? अनुवाद का एक भाषा सोर्स ऑफ लैंग्वेज है जो पाठ्य सामग्री को लक्ष्य भाषा का रूपांतरित करना पड़ता है। यह रूपांतरण भाषा के माध्यम से ही होता है और जो भाषा यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाती है, जैसे कि हिंदी है, तेलुगु है, इंग्लिश है, कन्नड़ा है, तमिल है, इन दोनों भाषाओं के बीच से तो निर्माण कार्य अनुवादक सृजन प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की उपज होती है। जैसे कि अनुवाद मुख्यतः भाषा में व्यक्त अभिव्यक्तियों के माध्यम से ही स्पष्ट होती है। इसी प्रक्रिया में उसके स्वरूप को निर्धारित किया जाता है और अनुवाद का स्वरूप बड़ा ही व्यापक होता है। कभी कभी मूल अर्थ के साथ साथ मूल शैली को भी पकड़ पाना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में समकक्ष अर्थ व शैली का प्रयोग कर अनुवाद कार्य संपन्न किया जाता है, इसलिए इसे कला भी कहा जाता है। अनुवाद पूर्णतः भाषा पर आधारित होता है और भाषा किसी भी देश की सांस्कृतिक पहचान होती है। जैसे कि भाषा आपकी प्रकृति में बहने वाली नीर के समान है और इस बहते हुए नीर को एकत्रित या इकट्ठा कर उसे प्रांजल बनाना गागर में सागर बनने की समान है। जैसे कि वर्तमान युग में भाषाओं को जीवित रखने के लिए देश में एक दूसरे से संपर्क साधना आवश्यक है। मतलब एक दूसरे से रिलेशन रखना। साहित्यिक क्षेत्र में तो अनुवाद भाषाओं को प्रणवत रखने की अहम भूमिका निभा रहा है। दूसरी ओर विश्व के अधिकांश देशों में बहुभाषिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए मतलब 2 लैंग्वेजेस कंपलसरी सीखना जरूरी है। अनुवाद की आवश्यकता ने नए नए शहरों को जन्म दिया है जिसमें दोनों भाषाओं के साहित्य समृद्ध हुए हैं। जैसे कि वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए अनुवाद परम आवश्यक अंग है और इसके द्वारा ही सभी देशों की सूचनाओं और संप्रेषण का कार्य संभव हो सक रहा है। अतः यह कहना उचित होगा कि वैश्वीकरण के इस दौर में मानव विकास के लिए अनुवाद सहायक सिद्ध हो रहा है। जैसे कि अनुवाद की सीमित स्वरूप है और व्यापक है। सीमित यानी थोड़े लिमिटेशंस होते हैं। पाठधर्मी आयाम, प्रभावधर्मी आयाम और ये 2 होते हैं। पाठधर्मी आयाम यानी इसमें स्रोत भाषा पाठ सामग्री के माध्यम से ही रहता है और यह तकनीकी और सूचना के क्षेत्र में लागू होता है। यही अनुवाद गंभीर विषयों में अधिक लाभकारी होता है। और जैसे कि दूसरा है प्रभावधर्मी आयाम। यह अनुवाद मूल संरचना और उसकी बनावट की बजाय उसमें निहित भाव या प्रभाव पर जोर देता है। यह प्रभाव स्रोत भाषा के पाठकों पर पहले से ही प्रभाव डाल चुका है और यह अनुवाद मुख्य रूप से कविता के अनुवाद के समय प्रयोग किया जाता है। जैसे कविता होता है, कविता को हम किस में पढ़ते हैं, गद्यांश में पढ़ते हैं
कविता का सारांश हम गद्यांश में पढ़ते हैं। इस तरह अनुवाद का व्यापक स्वरूप, इसमें इसे दो भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच होने वाला अर्थ का अंतरण माना जाता है, जो एक तो है अंतःभाषिक अनुवाद और दूसरा है अंतर्भाषिक अनुवाद और तीसरा है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। अंतःभाषिक अनुवाद में यह क्या होता है, इसमें अर्थ होता है और एक ही भाषा के अंतर्गत अनुवाद करता है। जैसे हिंदी है, हिंदी को हिंदी में, किसी भाषा के पद्य का अनुवाद गद्य में करना। जैसे हिंदी है, पद्यांश है, उसको हम किस में अनुवाद करते हैं, गद्यांश में, सारांश की तरह हम पढ़ते हैं, उसे कहते हैं अंतःभाषिक अनुवाद। दूसरा है अंतर्भाषिक अनुवाद। इसमें क्या होता है, कृति की संरचना, प्रकृति, परिस्थिति, विश्वास, मान्यता, विचारधारा आदि की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है और ऐसे होने पर ही वह न्याय संगत अनुवाद कर सकता है। और तीसरा है अंतर प्रकात्मक अनुवाद। इसमें किसी भाषा की प्रतीक व्यवस्था को अन्य भाषा के प्रतीक में योजना में डालना पड़ता है। जैसे कि मैं अभी हिंदी पढ़ा रही हूँ, इसे मैं तेलुगु में समझाए तो क्या हो जाता है, अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। प्राचीन काल में अनुवाद संस्कृत में हुआ करता था। अनुवाद को संस्कृत में छाया के नाम से जाना जाता था। निष्कर्ष में यह अनुवाद को हम कह सकते हैं कि भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में अनुवाद करने का प्रयास करना और ट्रांसलेट कर समझाना। अनुवाद का मूल उद्देश्य यह होता है कि स्रोत भाषा की रचना के भाव या विचार को लक्ष्य भाषा में यथासंभव अपने मूल रूप में लाना है और अनुवाद के स्रोत भाषा में भावों या विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस अभिव्यक्ति का प्रयोग है उसके अधिक से अधिक समान अभिव्यक्ति की खोज लक्ष्य भाषा में ही होनी चाहिए। लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा के यथासंभव समान जिस अभिव्यक्ति की खोज हो वह लक्ष्य भाषा में सहज हो। अनुवाद का सीमित और व्यापक दो स्वरूप है। इसका इतिहास प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो अनुवाद आपको समझ में आया हो। अनुवाद यानी एक भाषा को दूसरी भाषा में हम ट्रांसलेट करना, अपने विचारों को प्रकट करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।